फोन करके गाली उली बचे। जय हिंद मेरे YouTube के दोस्तों। आवाज आ रही है क्या? चेक करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे। चलिए, आवाज आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल नैन सर जीके वाला 2.0 में। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है जिसमें आपको एक भी रुपया पेमेंट नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। हाँ, और क्लास चलने शुरू हो चुकी है। ये है जैसे कि आप पीछे दिखाई दे रहा है आपको, आप देख रहे होंगे, ये चल रहा है क्या, बिहार दरोगा नई भर्ती 2025 का जीके जीएस का पूरे क्लास, बिल्कुल फाउंडेशन क्लास दोस्तों, जिसमें एक भी रुपया आपको नहीं पेमेंट करना पड़ेगा इसमें, जिसमें आपको बिना टेंशन का एकदम कोई भी दिक्कत हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और दिया हुआ नंबर ही मिलेगा आपको दोस्तों, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो बात यह है कि हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, प्राचीन भारत का इतिहास। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे आज। आप देख रहे हैं नयन सर जीके वाला 2.0 जीके जीएस टीचिंग सेंटर कटिहार का एकमात्र ऑनलाइन जीएस टीचिंग सेंटर है दोस्तों, जहाँ पर हर एक विषय की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीक़ा से कराई जाती है दोस्तों। विश्वास नहीं होता है तो 10 मिनट आप वीडियो में बन के देखिए, फिर आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। चलिए, ये है प्राचीन इतिहास। पहली बार शायद इस YouTube चैनल पर हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट नो बकवास पूरा स्टार्ट। चलिए, तो शुरू कर रहे हैं दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर एक कंटेंट नोट दिखाई दे रहा है आपको, ये है प्राचीन भारत का इतिहास। क्या है ये? प्राचीन भारत का इतिहास। हम लोग अच्छी तरीक़ा से पढ़ाई करेंगे इसमें, समझ में आ रहा है ना? प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली बात दोस्तों की बात यह है कि इतिहास क्या होता है। क्या पढ़ें हम लोग? इतिहास क्या होता है, थोड़ा सा समझें दोस्तों। तो इतिहास जो होता है, इतिहास, ये इतिहास क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि इतिहास क्या होता है। तो दोस्तों, आपको पता है, हमको पता है, हम सबको पता है, इतिहास का मतलब होता है बीता हुआ समय, जिसको हम क्या कहेंगे? अतीत कहेंगे। क्या कहें इसको? हम लोग अतीत कहेंगे। बीता हुआ समय जिसे हम लोग क्या कहेंगे? अतीत। अतीत का मतलब होता है जो हमारे ज़िंदगी से, आपके ज़िंदगी से जा चुका है, दोबारा जीवन में कभी नहीं आने वाला है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अतीत कहेंगे। क्या कहेंगे उसे दोस्तों? अतीत कहेंगे। यानी इतिहास के अंतर्गत उसे हम लोग रख सकते हैं, उससे हम लोग बोल सकते हैं कि जितना भी सारा चीज़ हो रहा है दोस्तों, ये सारा क्या बोलो तो इतिहास है। आइए, तो हम लोग इतिहास के
बारे में जानेंगे दोस्तों। इतिहास क्या होता है? तो इतिहास जो है दोस्तों कि एक कहानी है। क्या? एक कहानी है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे दोस्तों, ये है नोट्स, अच्छे टीचरों का नोट्स है जो बहुत ही मज़ा आपको पढ़ने में आएगा। समझ में आ रहा है ना? एकदम इतना मज़ा आएगा जितना कि आप एक अच्छे टीचरों के पास पढ़ते हैं, उस तरह का ये नोट्स दोस्तों। चलिए आइए, तो बात ये होता है कि इतिहास का मतलब अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है दोस्तों। अतीत का मतलब होता है क्या? अतीत का मतलब होता है दोस्तों बीता हुआ समय। अतीत का मतलब क्या होता है दोस्तों? बीता हुआ समय, बीता हुआ समय। यहाँ पर दोस्तों ये क्लास चल रही है बिहार स्पेशल दरोगा का, बिल्कुल जीएस फाउंडेशन क्लास। यहाँ पर शुरू कर दे प्राचीन इतिहास। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई बात नहीं है, धन्यवाद देखने के लिए। और आइए हम लोग जुड़ करके इस, है ना, जो एक अभियान चल रहा है फ्री शिक्षा एजुकेशन का, तो उसको हम लोग सफल बनाए। ठीक, चलिए, तो बात यह है इतिहास का मतलब अतीत का अध्ययन को इतिहास का मतलब बीता हुआ समय ही क्या कहलाता है दोस्तों? इतिहास कहलाता है। बीता हुआ समय ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। जैसा कि आपको पता है, हमें पता है, सबको पता है कि बीता हुआ समय को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। चलिए, अब इतिहास का पिता मतलब जनक किसे कहते हैं? तो दोस्त याद रखेगा, हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री। हो से हिस्ट्री और हो से हेरोडोटस। तो दोस्तों हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहेंगे दोस्तों। समझ में आना? इन्होंने ही एक बुक लिखा था, इस बुक का नाम था हिस्टोरिका। इन्होंने हिस्टोरिका नामक बुक लिखा है, जो इतिहास के बारे में लिखा गया पहला बुक था। इन्होंने किसके द्वारा? हेरोडोटस के द्वारा जो लिखा किताब, उस किताब का नाम है क्या? हिस्टोरिका। क्या नाम उसका नाम है? हिस्टोरिका। तो हिस्टोरिका किताब का लेखक कौन दोस्तों? तो हेरोडोटस। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब बात ये होता है दोस्तों कि सबसे पहली बात कि इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो आइए दोस्तों हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इतिहास आखिर क्या हो। इतिहास का मतलब है बीता हुआ समय, जो हमारा अगर अभी आपका एक एक सेकंड गुजर रहा है टाइम दोस्तों आपके समक्ष, आपके सामने में, तो हम लोग बोल देंगे वो क्या है? वो एक प्रकार का इतिहास है। आप देख रहे दोस्तों नयन सर जीके वाला 2.0 यहाँ दिखाई दे रहा होगा। और ये है दोस्तों सिकंदर साइंस क्लासेस, जहाँ पर क्लास 11 12 की साइंस की क्लास बिल्कुल ऑफलाइन के माध्यम से यहाँ पर अच्छी तरीका से कराई जा रही है दोस्तों। तो आपका कोई भाई या दोस्त है तो आप इस यहाँ पे जो फोन नंबर, इस फोन नंबर से बना कॉन्टेक्ट करके आप यहाँ से मुझसे डायरेक्ट जुड़ करके अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए, तो बात यह है दोस्तों कि इतिहास के पिता किसे कहते हैं? तो हेरोडोटस को बोलते हैं। और हेरोडोटस ने एक बुक लिखा है, उस बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिका है। समझ में आ रहा ना? चलिए, तो आशा करता हूं कि ये 2-3 तो बात जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात ये करने जा रहा हूं दोस्तों कि इतिहास को जो होता है कितने कालखंडों में बांटा है, उनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो आइए दोस्तों, आपको यहाँ पर अच्छी तरीका से दिखाई दे रहा है दोस्तों इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है। आइए हम लोग मिल करके इस अभियान को सफल बनाएं और अपना मंजिल को खुद तरह से, समझ में आया ना? चलिए, तो बात ये होता है दोस्तों, हारा वही जिसने लड़ा नहीं। जो लड़ने सीख गया वो जरूर जीता है दोस्तों। तो आइए हम लोग लड़ने के लिए सीखते हैं, एक न एक दिन हम लोग जरूर जीतेंगे। चलिए, तो बात यह है दोस्तों कि इतिहास ये है इतिहास। तो इतिहास को जो होता है, ये इतिहास है ना, इतिहास का मतलब होता कहानी। आपका कहानी ही आपका इतिहास है। जो आप जीवन जी चुके हैं, जिंदगी आप जी चुके हैं, वही कहानी ही आपका क्या दोस्तों? इतिहास है। चलिए, तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो इतिहास को जो होता है माने कि मतलब उसके काल को कितने खंडों में बांटा गया है? तो इतिहास के काल को 3 खंडों में बांटा गया है। कितने खंडों में बांटा गया है? 3 खंडों में। कौन कौन सा खंड है दोस्तों? एक होता है प्रागैतिहासिक, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक बोलते हैं। एक नंबर बोले क्या? प्रागैतिहासिक बोलेंगे। दूसरा नंबर आहागैतिहासिक काल कहेंगे। और तीसरा बोलेंगे ऐतिहासिक काल कहेंगे। क्या बोलेंगे उसे? ऐतिहासिक काल कहेंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग जो है जानने का प्रयास करेंगे कि प्रागैतिहासिक, आगैतिहासिक और ऐतिहासिक काल क्या होता है। बहुत ही मजा आएगा,
समझ में आया ना। तो इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा दोस्तों। बहुत सारा जानकारी आप लोगों के लिए लेकर के, बहुत सारा ज्ञान आप सभी दोस्तों को लेकर के आए हैं बिल्कुल फ्री में। आपको एक भी रुपया दोस्तों पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही मजा, अगर आप मेरे साथ देने का वादा करेंगे तो हम आपका पूरे सिलेबस, पूरे कोर्स बिहार दरोगा स्पेशल का पूरा A to Z आपके सामने समक्ष बिल्कुल खत्म करेंगे दोस्तों, पूरा A to Z। यदि आप सक्षम है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए। आवाज आपका क्लियर आ रहा है, वीडियो बिल्कुल क्लियर साफ दिखाई दे रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, अब बात ये दोस्तों कि प्रागैतिहासिक काल जो है उसे कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रागैतिहासिक काल को 3-4 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल, एक मध्यपाषाण काल, एक नवपाषाण काल, एक ताम्रपाषाण काल। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, समझ में ना। तो ये इतिहास के कालखंडों में बांटा गया है। और आगे ऐतिहासिक काल को 3 कालखंड में बांटा गया है। कौन सा? सिंधु घाट सभ्यता, अच्छी तरह से पढ़ाया करेंगे इसको ठीक ठाक से, है ना। कांस्य युग, कांसा का युग के बारे में जानेंगे ठीक ठाक से। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो ये क्या है? आगे ऐतिहासिक अंतर्गत काल के अंतर्गत आता है। तो आपको पूछेगा क्या सिंधु घाट सभ्यता किस काल के अंतर्गत आता है, तो आप क्या बोलेंगे? आगे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। अब क्या होता है, किसी को जानने का प्रयास करेंगे। और एक होता है ऐतिहासिक काल, क्या उसको ऐतिहासिक काल बोलेंगे, हिस्टोरिकल पीरियड। इसी में हम लोग दोस्तों प्राचीन भारत पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, नेहरू काल और विश्व का इतिहास पढ़ेंगे इसमें। तो ये किस में आता है? ऐतिहासिक काल में आता है। ऐतिहासिक काल जो है ना, ये कुछ सालों में 100 साल 200 साल है ना पहले के बारे में जो पढ़ेंगे, तो ये हम लोग किस में पढ़ेंगे बोलो तो ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। जैसे हमारा देश अंग्रेज जो गुलाम था, है ना, तो ये सब किस में आएगा? आगे ऐतिहासिक काल, सॉरी ऐतिहासिक काल में आएगी। इनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आशा करता हूं कि ये जो बात था दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बताएंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। बहुत दिन के बाद दोस्तों आप लोग सामने लाइव आया हूं और आज से कंटिन्यू चलेगा लाइव, क्योंकि हमें खत्म करना है बिहार दरोगा का पूरा सिलेबस। समझ में आया? आइए एग्जाम से पहले। तो दोस्तों आशा करता हूं जितने मैं बात बताया आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो दोस्तों। ये जो नोट्स है दोस्तों, ये हमारे आदरणीय सर, ठीक है, ज्ञान बिंदु रोशन आनंद सर का क्लास का ये पूरा नोट्स है। अच्छी तरीके से आप लोग सामने में पढ़ाऊंगा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया ना। चलिए आइए, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस इतिहास में, है ना, क्या क्या चीज के बारे में पढ़ाया जाता है, क्या क्या चीज के बारे में सिखाया जाता है, ठीक, जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि बात यह है कि इतिहास का अध्ययन ही क्या कहलाता बोलो तो अतीत का, अतीत का मतलब होता है, अतीत का मतलब होता है बीता हुआ समय। क्या हो दोस्तों? बीता हुआ समय का अध्ययन करना है, क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो पहला नंबर बात, बीता हुआ समय का अध्ययन करना है, क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। किसी को कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर बात दोस्तों कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं। तो इतिहास का दोस्तों पिता जो होता है वो हेरोडोटस को कहते हैं। हालांकि ये सब सवाल आपके एग्जाम में नहीं आता है, तो क्या करो दोस्तों, क्लास शुरू है तो आपको थोड़ा बहुत तो बताना पड़ेगा ना कि किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, किसके बारे में जानेंगे। समझ में आ रहा है ना। चलिए आइए, तो अब बात होता है मानव जाति का पालना, जो दोस्तों मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश में, है ना, अफ्रीका महादेश में मानव जाति का पालना होता है। किस देश महादेश को कहा है दोस्तों? अफ्रीका महादेश। जी दोस्तों आपको पता होना चाहिए कुल महादेशों की संख्या कितनी है। समझ में है ना, कुल महादेशों की संख्या कितनी है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कुल महादेशों की संख्या कितनी है, बताएंगे। कुल महादेश जो दोस्तों आपको पता है 7 महादेश, 7 महादेशों में अफ्रीका जो होता है उनमें से एक महादेश है, समझ में दोस्तों, जिसे सबसे पिछड़ा हुआ महादेश कहते हैं। आइए थोड़ा हम लोग इनके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे, हल्का सा, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, तो मानव सभ्यता का पालना, आइए दोस्तों, ये है अफ्रीका महादेश। ये आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये अफ्रीका महादेश है। समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, मानव का जन्म हुआ था। मानव का जन्म जो होता है दोस्तों इसी में हुआ था। तो पूछेगा मानव का जन्म किस महादेश में हुआ है, तो दोस्तों ये है, याद रखिएगा दोस्तों, ये है अफ्रीका महादेश। क्या ये? अफ्रीका महादेश। तो मानव का जो जन्म जो हुआ दोस्तों वो अफ्रीका महादेश में हुआ था। समझ में ना। लेकिन जन्म होने के बाद उसका पालन पोषण और सभ्यता, बुद्धि विकास का जो है ना, जो सिलसिला जो हुआ दोस्तों, याद रखेगा इसी के बगल में दोस्तों यहाँ पर ये है अफ्रीका महादेश, सॉरी एशिया महादेश। समझ में आ रहा है ना, ये दोस्तों एशिया महादेश। तो ये लोग क्या किया, आस्ते आस्ते ईश्वर बड़ा होगा, समझ में आया, ईश्वर बड़ा होगा, समझ में आया ना। तो इसके बाद आदमी का सभ्यता जो हुआ है, मानव का
सभ्यता का जो विकास हुआ, सभ्यता का विकास, तो मानव का सभ्यता का विकास हुआ, तो सभ्यता का विकास, सभ्यता का है ना विकास, सभ्यता का विकास। याद रखें दोस्तों, मानव का सभ्यता का विकास होता है ये दोस्तों एशिया महादेश। कौन सा महादेश दोस्तों? सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया महादेश, ठीक है। और अफ्रीका जो होता है दूसरी सबसे बड़ी महादेश है। समझ में आ रहा ना? तो आशा करता हूं मानव का सभ्यता और मानव का पालना, सभ्यताओं का पालना या पालना की बात बोलेंगे, जन्म किस महादेश में हुआ है, ठीक है, और पालना किस महादेश में हुआ है। आशा करता दोस्तों अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिए तो देखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मानव जाति का ना पालना, अफ्रीका महादेश को कहा जाता है पालना, ठीक है। मानव की उत्पत्ति, गलती हुई है ना, मानव की उस उत्पत्ति जो अफ्रीका महादेश, लेकिन पालना जो होता है वो एशिया महादेश में होगा। यहाँ गलत लिखा हुआ है, पालना जो क्या होगा दोस्तों? एशिया महादेश होगा। समझ में आया ना? चलो, इतिहास, जबकि सभ्यताओं का पालना जन्म हो, यहाँ पर उत्पत्ति जन्म होगा, जबकि सभ्यताओं का पालना एशिया महादेश कहेंगे, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे, तो बात ये दोस्तों कि इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है ना, प्रागैतिहासिक काल। अब दोस्तों समझने का प्रयास करेंगे प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं, किसे कहते हैं, जानने का प्रयास करना, समझिए, है ना। वो इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इसकी जानकारी केवल पुरातत्व साक्ष्य से मिली हो, है ना। इसके अंतर्गत हम लोग क्या कहेंगे? प्रागैतिक काल कहेंगे। मतलब ये हुआ कि उस टाइम में जो होता मानव पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था, कुछ नहीं जानता था, उसे अक्षर का विज्ञान नहीं था, उसके अंदर मुंह में बोली भी नहीं था। समझ में आ रहा है ना? सिर्फ भूख लगे तो खाना खा ले, कंद मूल वगैरह सब खा ले, प्यास लगे तो पानी पी ले, ना इस रिश्ताओं का पहचान, ना घर वगैरह, कोई चीज़ से किसी से दुनिया में कोई मतलब नहीं था दोस्तों। तो हम लोग बोल सकते हैं वो एक प्रकार का प्रागैतिहासिक काल था। तो आप चाहे तो इससे PDF आप ले सकते हैं। समझ में है ना? दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आपको यदि PDF चाहिए तो आप PDF ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल फ्री मिलेगा आपको। समझ में है ना? तो प्रागैतिहासिक काल में क्या था? आदमी क्या था बाबुआ? पढ़ा लिखा, समझ में आया ना? बिल्कुल नहीं था। इतना बात आपको समझ में आनी चाहिए। समझ गए होंगे लगता है, हाँ ये कलर ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद पाषाण काल, क्या पाषाण काल? तो पाषाण काल जो होता है दोस्तों, पाषाण काल, स्टोन एज, माने पाषाण काल किसे कहते हैं? जब आदमी पत्थरों का उपयोग करना सीख गया, पत्थर का उपयोग करता था। पत्थर का उपयोग अभी भी होता है हम लोग गाँव में, हम लोग घर में, समाज में, समझ में, शहरों में भी होता है पत्थर का उपयोग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों का कोई ना कोई पूर्वज होगा जो उस जमाने में पत्थरों वाले कालों में, है ना, वहाँ पर उस देश में, उस क्षेत्र में, मतलब उस टाइम का क्षेत्र में वो था। तभी हम उसका जो होता है आज तक हम लोग उस चीज़ को, उस आदतों को नहीं छोड़े। यदि आप मान लें आपके पास में किलो तराजू नहीं है ना, किलो मतलब बटखरा आपके पास में नहीं है, तो क्या करते हैं? पत्थर को मार मार करके हम लोग उसे भी किलो का साइज का आकार बना देते हैं। समझ में आया ना? तो वो क्या होगा? बोले एक प्रकार का, समझ में ना, तो औजार बन जाता है। चलिए आइए, तो आशा करता हूँ पाषाण काल का मतलब हो गया पाषाण, पाषाण का मतलब हो गया पत्थर, पत्थर का उपयोग, पत्थर का उपयोग। पाषाण काल का मतलब क्या हो गया? पत्थर का उपयोग। आशा करता हूं ये पत्थर का उपयोग आपको ठीक ठाक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब अगला, समझ में आया ना? आइए हम लोग जानने का थोड़ा और प्रयास करेंगे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों। बने रहे इस YouTube चैनल नैन सर जीके वाला 2.0 में, और जीके जीएस के साथ साथ पूरे दुनिया का हर एक क्लास को गर्दा उड़ा दे, ठीक है। ये ऐसा YouTube चैनल है, दुनिया का हर एक क्लास होता है यहाँ पे। समझ में आ रहा ना? हाँ आइए और पढ़िए, और फ्री में मुफ्त में अच्छा बन के जाइए यहाँ से, और अपने माता पिता का नाम ऊंचा कीजिए। आइए, तो वह समय जब मानव पत्थर का औजार हथियार का उपयोग करता था, समझ में है ना, तो पाषाण काल कहलाता। भारत में सर्वप्रथम 1886 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाण कालीन सभ्यता का अध्ययन किया। तो बोले यहाँ पर, तो पाषाण कालीन सभ्यता का अध्ययन किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाण कालीन, है ना, सभ्यताओं का अध्ययन किया था। उन्होंने ही कहा था कि मानव जो था इस हथियार का प्रयोग करते थे। कैसा पाषाण काल? तो आए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं पाषाण, ठीक है, पाषाण काल थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, हल्का सा, बस आपको थोड़ा सा ले जाएंगे दूसरी दुनिया में, ठीक है, पाषाण काल की दुनिया में। देखिए हम लोग किस किस तरह का पत्थर का उपयोग करते थे मानव उस टाइम पे। समझ में आया ना? चलिए, उस टाइम में मानव दोस्तों, देखिए आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा।
इमेज से देखेंगे हम लोग, जानने का प्रयास करेंगे। समझ में आया ना? तो ये देखिए दोस्तों, ये एक है ना, ये एक इमेज है। इस इमेज के माध्यम से हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरह का औजार देख रहे हैं ना। तो इस तरह का औजार, हथियार जो पत्थरों का जो बनाया है, तो कितना सारा है, समझ में आया ना। तो ये जो है दोस्तों, ये एक प्रकार का पत्थर का औजार है। क्या ये पत्थरों का औजार है? इन सभी औजारों का प्रयोग वो लोग क्या करते थे उस टाइम के लोग, जो तो बड़े बड़े हिंसक जानवर, मतलब शेर को, भालू को, गिद्ध को, बंदर को, है ना, बहुत सारे जंतु हो जो कि आदमी को उनसे बहुत खतरा होता था। समझ में आया ना? तो इसीलिए जो होता है, इन सारे पत्थरों का औजार वो लोग बना कर रखते थे। इसीलिए ये देखिए, आपको अच्छी तरह दिखाई दे रहा होगा, इस तरह का आकार का पत्थर बनाया हुआ है। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो था, ये जो बनाया गया है दोस्तों, ये वाला, तो ये जो है बिल्कुल अच्छी तरह का आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस टाइम का ये पाषाण काल का ही ये सब है। समझ में आया ना? तो आशा करता हूं कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि पाषाण काल क्यों कहते हैं। क्योंकि मानव जो होता है, इस औजार का, पत्थरों का उपयोग जो होता है ना, अपने जीवन का सुरक्षा करने के लिए, आखिर करने के लिए, शिकार करने के लिए जो होता है, जानवरों को मारने के लिए इनका प्रयोग करते थे। समझ में आया ना? इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, पाषाण काल। हाँ, लेकिन इस काल में क्या था, आदमी भाषा बोली वगैरह नहीं जानता था। तो आशा करता हूँ कि ये आपको ठीक ठाक समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है ना? देखिए ना, बहुत सारा औजार है। देखते हैं किस तरह का भाला, त्रिशूल सब बना हुआ है, दे रहा है। देखिए, खतरनाक सा औजार है, एक से एक औजार है। समझ में आ रहा है? देखिए कितना खतरनाक औजार, ये इसको देखिए पूरा, ये भी एक प्रकार से पत्थर का औजार है, देख रहे हैं ना ये। चलिए, तो आशा करता हूँ आपको ये सब चीज जो होता है पाषाण काल आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया ना? चलिए, आप यहाँ आ जाते हैं हम लोग। चलिए, तो भारत में है ना, रॉबर्ट ब्रूस, किसने सबसे पहले पाषाण काल का अध्ययन किया था? रॉबर्ट ब्रूस ने किया था दोस्तों। और उसके बारे में पता किया था कि ये जो ना, ये पाषाण कालीन संबंधी औजार थे। ये सब बनाया गया था उस टाइम के लोगों के द्वारा बनाया गया था, अपने मतलब कि पेट के है ना, पेट के क्षुधा पूर्ति करने के लिए, पेट की भूख को खत्म करने के लिए, बड़े बड़े जानवर को मारने के लिए। समझ में आया ना? चलिए, अब आते हैं। अब भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। पूछे दोस्तों, किसे भारतीय है ना पुरातत्व का पिता कहा जाता है दोस्तों? भारतीय पुरातत्व का पिता, समझ में दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। कनिंघम को है ना कहा जाता है। समझ में आया ना? तो ये सब बात को आप याद रखिए दोस्तों। इस तरीके का बहुत ही आसान सा सवाल है। समझ में आया ना? ये सब चीज को आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, तो आते यहाँ पर। तो भारतीय पुरातत्व संग्रहालय इंदिरा गांधी संग्रहालय है दोस्तों। ठीक है, भारतीय पुरातत्व संग्रहालय, इंदिरा गांधी संग्रहालय। यहाँ पर बहुत सारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। समझ में आया ना? आइए, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन में रखता है उसे, मतलब संस्कृति मंत्रालय हमारे देश का एक मंत्रालय होता है, जो उसी के अंतर्गत उस संग्रहालय को रखा गया है। समझ में? उसी के देखरेख में, उसी की निगरानी में रखा गया है। चलिए, आते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। जो संस्कृत मंत्रालय के अधीन था, मिलने वाली धातु का अधिकतर नामकरण है ना क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। मतलब दोस्तों, वो जो अभी आपको जो फोटो वगैरह दिखाए, समझ में ना, औजार का, तो क्रिश्चियन थॉमस ने इस चीज का नाम रखा था। ये इस तरह का औजार है, ये इस प्रकार की सारा चीज है। समझ में आया ना? चलिए, तो अब लिखावट का आधार पर है ना नामकरण है ना जॉन ब्रूस ने किया था। लिखावट के आधार पर कि किस तरह लिखावट है। अब पाषाण काल को जो होता है दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है। समझ में है ना? ये है पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा पाषाण काल दोस्तों? तो आइए, तो पाषाण काल कब से कब तक को मानेंगे? तो हम लोग दोस्तों पाषाण काल जो मानेंगे, कब से कब तक के काल को मानेंगे, तो हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। पाषाण काल जो होता है, कब से कब तक का काल को मानेंगे कि सर ये पाषाण काल है। तो याद रखिएगा मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, अच्छी तरीके से याद रखिएगा, बहुत ही मजा आएगा आपको। इतना मजा आएगा कि मत पूछिए। तो बात है दोस्तों 20 लाख, कितना? 20 लाख ईस्वी पूर्व से, समझ में आ रहा है ना, 12,000 ईस्वी है ना पूर्व तक के काल को हम बोलें क्या? उसे हम क्या कहेंगे? पूरा पाषाण काल। क्या कहेंगे उसको? पूरा पाषाण
काल कहेंगे। याद रखें इसको, पूरा पाषाण काल कहेंगे। कब? 20 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 12,000 ईस्वी पूर्व तक। समझ में है ना? तो बात यह है कि हम लोगों के ऊपर में 40-50 लाख करोड़ दादा ऊपर में जोड़ दीजिए, आप उस टाइम में पहुंच जाएंगे। कौन सा टाइम में? पूरा पाषाण काल टाइम में। यह इतिहास का सबसे आरंभिक काल होता है ना। पूरा पाषाण काल जो दोस्तों, यह इतिहास का सबसे आरंभिक काल होता है। समझ में? इस समय के मानव का आदि मानव कहा जाता है ना। इस समय का मानव खानाबदोश, इस समय का मानव क्या था दोस्तों? खानाबदोश था। खानाबदोश तरह का जिंदगी जीता था। ठीक है, इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है दोस्तों, मानव कहा जाता है। और ये खानाबदोश, बिल्कुल खानाबदोश था। क्या थे ये लोग? खानाबदोश। खानाबदोश का मतलब ये होता है कि कुछ भी खा ले, सिर्फ पेट का भूख पेटना चाहिए। खानाबदोश का मतलब ये होता है कुछ भी खा ले, सिर्फ पेट का भूख पेटना चाहिए। समझ में ना? तो खानाबदोश था। तो इस समय मानव जो था खानाबदोश संग्रहालय, अर्थात इसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों के भांति अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग का खोज। अब दोस्तों बात ये होता है आग, आग का खोज। क्या दोस्तों? आग का खोज। कब क्या है दोस्तों? आग का खोज। आग का खोज जो हुआ है दोस्तों, जानेंगे हम लोग ठीक ठाक से कि कब हुआ है आग का खोज। चलिए, ठीक है। तो बात दोस्तों, आग का खोज जो हुआ है पूरा पाषाण काल में। ठीक है दोस्तों, आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुआ था, पूरा पाषाण काल में। अब दोस्तों बात यह था आग का खोज कैसे हो गया, समझने का प्रयास करेंगे लोग। उस टाइम के मानव, बहुत सारे मानव ऐसे हैं जो उस टाइम में थे। तो उस टाइम के मानव क्या करते थे? मतलब कि जंगल वगैरह में आप सुने होंगे अचानक आग लग जाता है। अब अचानक इस प्रकार से आग लग गया होगा। जब लग गया होगा, समझ में आया? तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारे जानवर जल गए होंगे। जब वो उसमें कच्चा खा रहा था और बहुत से जानवर जब जल गए, वो जब पका हुआ जानवर खाएगा उसका स्वाद में बहुत तरह का अंतर होगा। समझ में ना? तब इन लोगों को समझ में आया ये कि अरे ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, इसको ये वाला स्वाद में है ना, ये कच्चा, मान लो ये कच्चा है और ये पका है, ठीक है, तो इनका स्वाद में क्या बहुत सारा अंतर है। इसीलिए इन लोग क्या किया, आग का जो होता है संरक्षण करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? आग का संरक्षण करना शुरू कर दिया। तब से लेकर के आज तक ये आग का क्या बोलो तो खोज है ना शुरू हो गया। तो आशा कर रहा हूं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, आग का जो खोज हुआ था पूरा पाषाण काल में हुआ था। इसमें कोई तरह का दो राहे वाली बात नहीं है दोस्तों। चलिए आइए, इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल शिकार करने के लिए कर देते थे। इस समय मानव ने चित्रकारी करना भी प्रारंभ कर दिया। मतलब ये जब ये किसी जानवर को देखते थे मारते थे तो दीवार में, पत्थरों में है ना, मतलब कि कंदराओं में कहीं पर भी मतलब कि इस प्रकार से मतलब पत्थर के औजारों द्वारा मतलब कि लिखना प्रारंभ कर, मतलब कि चित्र बनाना शुरू कर दिया था। समझ में आया ना? चलिए, तो चित्रकला का भी शुरुआत कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में। आग का भी मतलब कि कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में मानव का जिंदगी कैसा था? तो ये लोग आखेट करता था। आखेट का मतलब होता दोस्तों शिकार करना। क्या होता है? शिकार करना। आखिर का मतलब क्या होता है दोस्तों? शिकार करना होता है। ये लोग शिकार करके अपना जिंदगी जीते थे। समझ में आया ना? आइए हम लोग फिर से जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, हाँ दोस्तों, क्वेश्चन भी कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत खतरनाक। समझ में ना? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक, इस समय मानव का पत्थर का पूरा हो गया। भीमबेटका के गुफा में पूरा पाषाण काल के चित्र दिखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। पूछे दोस्तों भीमबेटका कहाँ पर है? भीमबेटका कहाँ पर दोस्तों? तो एमपी में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। रायसेन यहाँ का जिला दोस्तों, जगह प्रांत है। ठीक है, तो वहां पर पड़ा भीमबेटका। यहीं पर जो चित्र जो मिला दोस्तों, भीमबेटका में चित्र जो मिला है, ये चित्र जो होता है ये पूरा पाषाण काल का है। पूरा पाषाण काल का है। समझ में ना? ये चित्र जो पूरा पाषाण काल का है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये सब सवाल परीक्षा में पूछने का चांस होता है। किसी को कोई दिक्कत दोस्तों? तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा। बहुत सारा दोस्तों, बहुत 250 पेज का है। समझ में आया ना? पूरे अब एक को यहाँ दिखाई दे रहा है 227 पेज का है, 12 पेज का। समझ में आ रहा है ना कि बहुत ही पूरा इतिहास का पूरा सिस्टम मिल जाएगा। समझ में आया ना? एक भी क्वेश्चन आपके इतिहास में नहीं छूटेगा। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। समझ में आया ना? चलिए अब आते हैं मध्य पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में क्या क्या चीज सीखा पहले दोस्तों? जाने एक बार एक ग्राफ जानते हैं पूरा।
तो नंबर 1 नंबर बाद, पूरा पाषाण काल का बाद, ये लोग आखेट करते थे। 2 नंबर बाद, खाना बदोश जिंदगी जीते थे, खाना बदोश जीवन, खाना बदोश जीवन। 3 नंबर बाद, आग की खोज। और 4 नंबर बाद, आग का खोज हो गया। 4 नंबर बाद ये लोग चित्रकला करना सीखे, चित्रकला करने की सीखा। चित्रकला कहाँ पर मिला दोस्तों? चित्रकला का अवशेष भीमबेटका से। कहाँ पर मिला दोस्तों? भीमबेटका से। तो भीमबेटका कहाँ पर है? एमपी के रायसेन जिला में। तो ये सब बात याद रखें दोस्तों, ये सब परीक्षा में पूछने का चांस रहता है। चलिए, आशा करता हूँ आपको बहुत ही मजा से समझ में आ गया हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पर मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में क्या होता है? पूरा पाषाण काल तो समझ में आ गया ना। तो पूरा पाषाण काल समझने के बाद, हाँ, और ये था कि पूरा पाषाण काल का समय क्या था? पूरा पाषाण काल का जो समय जो था, मतलब ये बोल सकते हैं यहाँ पर 20 लाख ईस्वी पूर्व से 12,000 ईस्वी पूर्व के बीच का काल। समझ में है ना? चलिए, कोई दिक्कत? चलिए दोस्तों, आते हम लोग जानते हैं अब क्या मध्य पाषाण काल का टाइम क्या है, मध्य पाषाण काल किसे कहते हैं, क्या होता है इसमें। ठीक है, देखिए मध्य पाषाण काल का जो समय है दोस्तों, जानेंगे हम लोग अच्छी तरीका से, जानने का प्रयास करेंगे। आप समझने का प्रयास कीजिएगा, मेरा बातों को सुनिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीका से समझ में आएगा। तो मध्य पाषाण काल जो होता है क्या था? पूरा पाषाण काल के बाद शुरू क्या? मध्य पाषाण काल शुरू हो गया। पूरा पाषाण काल का टाइम क्या? 20 लाख वर्ष है ना, ईस्वी पूर्व से लेकर के 12,000 वर्ष ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद 12,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व के बीच का जो काल है दोस्तों, वो है क्या? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। आशा करता हूं कि ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका समझ में आ रहा होगा। आइए, इस काल के बारे में सर्वप्रथम जो जानकारी दिया था कर्साइले ने दिया था। कब? 1867 ईस्वी में। इसकी जानकारी कौन दिया था? कर्साइले। कौन जानकारी दिया दोस्तों? कर्साइले। कर्साइले ने इसकी जानकारी दी थी। इसकी जानकारी कर्साइले ने दी थी। ठीक है, समझ में ना? कौन जानकारी कर्साइले ने कब दिया दोस्तों? 1867 ईस्वी में। यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रहेंगे, नोट तो बहुत सारी चीज़ है, क्या ये सारा क्वेश्चन एग्जाम थोड़ी नहीं पूछेगा? समझ में ना? तो मैं आपको वही बताऊंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा, है ना? सारा बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात ये होता है कि लिखने का काम वो करूंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसने दिया था। समझ, यह पूरा पाषाण के बाद का काल था, है ना? इस काल में मानव जो होता है हथियार के छोटे औजार के, है ना, इस औजार के थे। ठीक है, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ का काल कहा था। किस काल को माइक्रोलिथ का काल कहा था? तो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ का काल कहा था। क्यों? क्योंकि इस टाइम का जो मानव था, जो अपना हथियार जो यूज करता था, इसका हथियार का आकार कैसा था बोलो तो? बहुत ही छोटा छोटा था। इससे क्या होता था? ये सब आदमी क्या होता था? बड़े बड़े जानवरों का शिकार हो जाते थे। पंखा तो देखो ना, पंखा तो थोड़ा इधर बस लेता होगा। ठीक है, चलो, समझ में आ रहा है ना? हाँ, बहुत मजा आया दोस्तों, बने रहिएगा इस यूट्यूब चैनल पर। समझ में आया ना? चलिए, माइक्रोलिथ क्यों कहते हैं?
पुरापाषाण काल को, मध्यपाषाण काल को, ठीक है, सॉरी मध्यपाषाण काल को, वो इसीलिए कहते हैं इस टाइम का जो हथियार था बहुत ही छोटा छोटा था। कैसा था दोस्तों? छोटा छोटा था। आशा करता हूँ कि आपको ये सब सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक मिनट, चलिए अब देखते हैं। तो करसाइल ने दिया, किसने दिया? करसाइल दिया। किसके बारे में? मध्यपाषाण काल के बारे में, ठीक। इस समय मानव का, है ना, इस समय मानव का सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि मान अंतिम संस्कार था। तो दोस्तों याद रखिए, हमेशा याद ये वाला बात कि अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार का मतलब ये होता है दोस्तों कि मरने के बाद जो संस्कार होता है, इंसानों का जीवन का सबसे अंतिम संस्कार होता है दोस्तों, मरने के बाद का संस्कार, जिसे अंतिम संस्कार कहा जाता है। समझ में ना? टोटल जो होता है 16 संस्कार होता है मानव के, ठीक है। मानव के जीवन में टोटल 16 संस्कार होता है, उसी में से एक संस्कार होता है अंतिम संस्कार। आइए, तो अंतिम संस्कार के बारे में कब पता चला कि लोग अंतिम संस्कार क्या था? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मध्य पाषाण काल में। किसमें रखा ये लोग? मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। कौन सा संस्कार? अंतिम संस्कार, ठीक। चलिए, इसी काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे बड़ा अवशेष प्रतापगढ़ यूपी के, है ना, में मिला है। यूपी के सराय नहर तथा महदा नामक स्थान पर मिला है। कहां पर? यूपी के प्रतापगढ़ जिला में, ठीक है। किसका मिला? मानव का अस्थि पंजर, अस्थि पंजर। अस्थि पंजर का मतलब ये दोस्तों, ये पूरा शरीर है ना, ये अस्थि पंजर, समझ में आया ना? ये इसको अस्थि पंजर बोलते हैं, ठीक। याद रखें हमेशा। तो आदमी को दफनाया गया होगा, समझ में आया ना? तो वहाँ जो खोदा गया यूपी के प्रतापगढ़ जिला में, समझ में आया ना? तो वहाँ पर मिला। तो इससे पता ये चलता है, जब टेस्ट किया गया, किसके द्वारा टेस्ट किया गया बोलो तो? कार्बन 14 पद्धति के द्वारा। समझ में आया दोस्तों? कार्बन 14 पद्धति के द्वारा जो होता है, किसी भी, है ना, जिसमें कि जीव का थोड़ा सा भी अंश रहा होगा किसी टाइम में, किसी जमाना में, तो उसे कार्बन 14 पद्धति के द्वारा उसे हम लोग निकाल सकते हैं। साइंटिस्ट लोग जो होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, ये कब मरा है, लाइफ क्या था। समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो इसी के आधार पर इन्होंने पता लगा लिया कि मानव जो होता है अंतिम संस्कार करने के लिए मध्य पाषाण काल में। कहाँ से पता चला दोस्तों? मानव का अस्थि पंजर का यूपी का प्रतापगढ़ जिला में। ये सब बात याद रखेगा, खासकर यूपी के हैं तो याद रखे दोस्तों, समझ में आना। उसके बाद आता क्या? नव पाषाण काल, या है ना उत्तर पाषाण काल। नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 3,000 ईस्वी पूर्व के बीच को काल को क्या बोलेंगे बोलो तो दोस्तों? नव पाषाण काल। नव पाषाण काल क्या बोलो उसको? नव पाषाण काल कहेंगे। समझ में आना? किसी को दिक्कत है? नहीं है। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जॉन लुबाक ने नव पाषाण काल के बारे में जानकारी दिया था। जॉन लुबाक ने नव पाषाण के बारे में जानकारी दिया था। तो नव पाषाण काल के बारे में जानकारी किसने दिया दोस्तों? जॉन लुबाक ने दिया था। समझ में ना? ये सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछते हैं। किसी को दिक्कत? चलिए आइए हम लोग फिर से जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब जॉन लुबाक ने कब दिया था? तो 1865 में। कब दिया दोस्तों? 1865 में। किसके बारे में कर दिया था? नव पाषाण काल की जानकारी दिया था। कब? 1865 में दिया था। कौन? जॉन लुबाक। कौन? जॉन लुबाक। अब जॉन पोन जितना भी लोग होगा तो सब अंग्रेज होगा, जितना भी जॉन पोन, समझ में आना? जॉन बिस्को, जॉन टिस्को, ये सब सारा चर्च वगैरह सब अंग्रेज का है, ठीक है। इन सब बातों याद रखिएगा। चलिए
अब और आते हैं इस काल के बारे में, है ना। सर्वप्रथम जानकारी जो लोग दिया था, इस काल में मानव अस्थायी आवास बना लिया था दोस्तों। अब बात ये होता है अस्थायी आवास, क्या दोस्तों, अस्थायी आवास के बारे में मानव, है ना, कब सीखा करने के लिए अस्थायी आवास। अस्थायी आवास नव पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, नव पाषाण काल में मानव अस्थायी निवास करना प्रारंभ किया था। नव पाषाण काल में मानव ने अस्थायी निवास करना प्रारंभ किया था दोस्तों। आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा, मजा आएगा ही, बहुत सारा मजा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरे क्लास एकदम अच्छी तरीका से एकदम गड़ला उड़ा के चल रहा है, समझ में आया ना। चलिए, और इसी तो अस्थायी निवास एक नंबर पॉइंट। और इसी नव पाषाण काल में ही जो होता दोस्तों, मानव ने, है ना, पहिए का खोज किया। पहिए मतलब वही दो चक्का, बैलगाड़ी घोड़ा चक्का होता है, ठीक है। अब आदमी भूल करके नहीं बल्कि चक्का की जब खोज कर लिया, उसमें दोस्तों धुर्री वगैरह ला करके आदमी क्या हुआ, अब जिंदगी जो होता है एक जगह से दूसरे जगह अपने खुद के बल पर नहीं बल्कि किसी जानवर के, घोड़ा हो गया, समझ में ना, या भैंस हो गया या बैल हो गया, उनके सहारा इधर जाने के लिए, है ना, वो लोग प्रयास किया। तो दोस्तों सबसे पहला बात ये होता है, मानव ने सबसे पहला जो पालतू जो बनाया था, पालतू जानवर, तो सबसे पहला जो पालतू जो बनाया था दोस्तों, याद रखेगा, कुत्ता को बनाया था। किसको बनाया था? कुत्ता। इंसानों से ज्यादा वफादार होता है कौन? कुत्ता। समझ में है ना, समझ में आ रहा है ना। हाँ, अगर वफादार देखना है तो कुत्ता को देख लो, ठीक है। इंसान का, इंसान में कुछ नहीं, इंसान तो पूरा खोखला होता है, समझ में है ना। इंसान एकदम पूरे हरामी किसी का नहीं होता, समझ में है ना। आइए, तो बात समझ में आ गया ना। अस्थायी निवास हो गया भैया, पहिया भी खोज लिया, समझ में ना, जानवरों को पास पोसना शुरू कर लिया, समझ में आ रहा है। अब लोग क्या किया, यहाँ देखो, तो मानव ने समझ, पहिया घरा, घरा मन का मतलब घरा। अब जो था खाना जो पहले जो बनाता था, समझ में, खाना जब आग जब निकल गया तो आदमी खाना ही बनाना सीख गया होगा। तो आदमी मान लो क्या किया, मनका का जो होता है खोज हो गया। तो दोस्तों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनका? तो मनका का मतलब होता है क्या? घरा। क्या होता है दोस्तों? घरा। घरा का मतलब वही घरा जो हम लोग पानी वगैरह पीने में, खाना वगैरह बनाने में का उपयोग करते हैं, इस तरह घरा होता है। घरा आप देखे होंगे, ठीक है। मन का क्या होता है आपको दिखाते, मन का आपको दिखाते हैं, मन का मो नो का मन का क्या होता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मन का मतलब क्या होता है? घरा। मन का मतलब क्या होता है? घरा होता है। तो ऐसा करता हूँ, ये लोग मनका का भी खोज कर, घरा का भी खोज कर लिया, खाना भी बनाना सीख गया, समझ में ना, मतलब आग का खोज, खाना ऑटोमेटिक बनाना सीख गया, पहिया भी खोज गया, यहाँ से वहाँ जाना भी आसान हो गया, समझ में है ना। अगर पहिया नहीं होता आप यहाँ से दिल्ली जाएंगे ट्रेन में तो कैसे जाओगे? उड़ के जाओगे हवाई जहाज से। चलिए, चलो, ये लोग आग जब हो जाएगा तो राख भी मिल जाएगा। राख समझते हैं, राख चूल्हा में जलता है दोस्तों, अग्नि कुछ लकड़ी पर जलाते हैं तो उसका जो जलने के बाद जो अवशेष बचता है उसको राख कहते हैं। तो इस राख का जो अवशेष जो मिला दोस्तों, ये मिला था कहाँ पर? बंगलोर में मिला था। कहाँ मिला था? बंगलोर में मिला था, कर्नाटक, बंगलोर, समझ में ना, मैसूर के पास मिला था, मैसूर में मिला था राख का अवशेष, समझ में आ रहा ना। चलिए, अब आते हैं पशुपालन का साक्ष्य कहाँ पर मिला है। तो पशुपालन का साक्ष्य आदमगढ़ में पशुपालन का साक्ष्य मिला। पशुपालन का साक्ष्य मिला कहाँ पर? आदमगढ़। कहाँ पर दोस्तों? आदमगढ़, ये एमपी में। आदमगढ़ क्या दोस्तों? ये जिला है, समझ में आया ना, एमपी मध्य प्रदेश का। तो आदमगढ़ जिला में जो होता है पशु का पालने का साक्ष्य मिला है। तो इतना सारा जो बात है दोस्तों, इसको याद रखेगा तभी तो मजा आएगा ना। जब मजा आएगा तो और मजा आएगा, मजा आएगा तो और मजा आएगा, समझ में आ रहा है। चलिए, तो आदमगढ़ में, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में क्या दोस्तों, मैसूर में क्या मिला है? मैसूर में जो मिला है दोस्तों, राख मिला, ठीक है, राख। उसके बाद जो होता है आदमगढ़ में जो होता है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, ठीक है, जहां पर क्या है दोस्तों, राजस्थान नहीं मिला है ना, बागोर,
राजस्थान का बागोट जगह नाम पड़ता है, वहाँ पर जो पशुपालन का साक्ष मिला है। ठीक, वैसे भी राजस्थान के लोग बड़े बड़े एकदम भेड़ पालते हैं। भेड़ हो गया, बकरा हो गया, बहुत ज़्यादा ऊँट हो गया, ज़्यादा पालते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो रेगिस्तान जगह होता है, तीन सब जगह में क्या ये सब जानवर ज़्यादा पाया जाता है, पालतू जानवर। चलिए अब आते हैं क्या, मेहरगढ़। मेहरगढ़ मेहरगढ़ यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम 7000 कितना 7000 ईस्वी पूर्व जो होता है कृषि मतलब खेती का साक्ष्य मिला है। कहाँ पर, तो पाकिस्तान में सुलेमान और किरथर पहाड़ पड़ता है दोस्तों, वहां पर। अब दोस्तों सुलेमान किरथर पर्वत आपको दिखा दो, सुलेमान और किरथर पर्वत का है ना, कि जहां पर होता है कि कृषि का साक्ष्य मिला दोस्तों, जहां पर जौ और गेहूं की पहला कृषि का साक्ष्य मिला। कहां पर, पाकिस्तान के। ठीक है, ये देखो दोस्तों किरथर पर्वत, देखिए आपको किरथर पर्वत समझ में ना, इमेज में आपको दिखाते हैं अच्छी तरीके से। आइए दोस्तों यहां देखते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये सुलेमान और किरथर पर्वत है, ये पाकिस्तान में पड़ता दोस्तों। तो ये पर्वत में जो क्या है, इसी पर्वत के इर्द गिर्द में, समझ में आया ना, इर्द गिर्द में इसी के अगल बगल में दोस्तों खेती का साक्ष्य मिला है। कौन सा खेती का, समझ में ना दोस्तों, तो जौ और गेहूं का खेती का प्रमाण मिला है। तो आशा करता हूं आपको ये सुलेमान और किरथर पर्वत आप देख करके समझ गए होंगे कि जहां पर कृषि का साक्ष्य मिला है। कौन कौन सा खेती में है ना, जौ, किसका, जौ का, समझ में है ना, जौ। चलिए समझ में आना, कब, 7000 कितना 7000 ईस्वी पूर्व, समझ में आया ना। तो सुलेमान और किरथर पहाड़ के किनारे अगल बगल में दोस्तों खेती का साक्ष्य मिला है। साक्ष्य मिला है, समझ में आना। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही मज़ा और जानकारी दिया दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे कि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये इतना सारा पूरा एकदम जितना सारा देखो दोस्तों, लगभग 12-15 पेज है, आपको पूरा पढ़ाऊंगा एकदम अच्छी तरीके से, पूरे एकदम कोई तरह का बात नहीं आएगा दोस्तों, समझ में ना। बस वीडियो पर बने रहना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, यूट्यूब चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा, और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पढ़ना और मजा आएगा, समझना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, जय हिंद।